हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोग जो है यूनिट 2 विलियन 12th क्लास का टॉपिक है ये। एक्चुअली क्या है कि मेरे चैनल में 11th और 12th दोनों का टॉपिक है, दोनों का वीडियोस हैं, दोनों के टॉपिक के वीडियोस हैं। इसलिए मैं साइड में क्लास भी लिख देती हूँ ताकि बच्चों को वो टॉपिक ढूंढने में आसानी हो। साथ में यूनिट का भी नाम बता रही हूँ, है ना। सीजी बोर्ड स्पेशली देख रहे हैं, ठीक है। सीजी बोर्ड में क्लास जो 12th है उसका यूनिट 2 विलियन चैप्टर का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं विलेयता, ठीक है। सॉल्युबिलिटी या विलेयता। मैंने पहले भी कहा बेटा कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को मतलब दोनों टर्म्स में जानेंगे, इंग्लिश के टर्म्स और हिंदी के टर्म्स, ठीक है। तो विलेयता या सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये देखते हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत ही आसान है। आसान कब होगा? जब आप ध्यान से पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी या विलेयता ये क्या होता है आज अपन ये देखेंगे। और साथ साथ में विलेयता विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। और इस इजी टॉपिक को कवर करने के लिए ध्यान आपको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने बता दिया। सॉल्युबिलिटी या विलेयता किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये मैंने बता दिया। अब इसका मीनिंग समझते हैं और साथ साथ इसकी परिभाषा समझते हैं, ठीक है। तो परिभाषा बहुत सिंपल है। विलेयता, आपको मालूम है ये टॉपिक विलियन से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर हम ये परिभाषा ये देखेंगे अपन कि किसी पदार्थ, जो भी विलेय पदार्थ होगा ना बेटा, वो विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है या घुली होती है, उसको हम बोलते हैं पदार्थ की विलेयता। क्या कहा मैंने? विलेय, ठीक है। विलेय प्लस विलायक, आपको मालूम है विलेय प्लस विलायक मतलब यदि हम विलायक में विलेय पदार्थ को घोलेंगे या मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा? विलयन तैयार हो गई, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर जब हम विलेयता की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो उस केस में हमको ये देखना होता है कि कितना कितना मीन्स अमाउंट की बात कर रहे हैं। विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा किसमें घुली, कितना अमाउंट विलायक में घुली हुई है। और ये सिचुएशन में आप देखेंगे ताप को जो होता है बेटा, ताप को अपन स्थिर कर देंगे। परिभाषा में स्थिर ताप वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया स्थिर ताप वर्ड का इस्तेमाल? क्योंकि आपको पता है कि विलेयता जो होती है उसको ये ताप जो होता है विलेयता को प्रभावित करता है। मतलब आप एकदम सिंपल से एग्जांपल दूं कि ताप विलेयता को कैसे प्रभावित करता है, उसका एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपको मालूम है अगर एकदम ठंडी चाय में शक्कर को घोलूंगी तो अच्छे से नहीं घुलेगा, आपको सबको पता है। अब ठंडी चाय मतलब ठंडा मतलब टेम्परेचर कम रहेगा। तो अगर मैं शक्कर का एग्जांपल दूं तो वहां पर इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर शक्कर को मेरे को चाय में घोलना तो अगर चाय गर्म रहेगी शक्कर आसानी से घुल जाएगी, ठंडी रहेगी तो आसानी से नहीं खुलेगी। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, चाय और शक्कर के एग्जाम्पल से आपको सिंपल एक ही चीज समझाना चाह रही हूँ कि जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो जो होता है विलेयता को प्रभावित करता है, ठीक है। ये समझना चाहो तो स्थिर ताप माने ताप में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और उस सिचुएशन में अपने को ये देखना है कि एक निश्चित विलेय पदार्थ की मात्रा एक निश्चित विलायक में कितनी घुलती है ना। तो परिभाषा को उसको अपन ऐसे बता रहे हैं कि किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम मात्रा जो है उसको एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है और उसको हम बोलते हैं पदार्थ की विलेयता। विलेयता मतलब यहाँ पर वो विलेय पदार्थ कितना अमाउंट विलेय पदार्थ जो है, मैक्सिमम कितना अमाउंट विलेय पदार्थ कितने अमाउंट विलायक में घुला हुआ है, ठीक है। और कंडीशन क्या है? स्थिर ताप। तो इसको क्या कहलाएगी? विलेयता। आपको सिर्फ यहाँ पर 2 लाइन की परिभाषा याद करनी है, परिभाषा को ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर एक चीज विलेयता समझ में आ गया ना बेटा। अब विलेयता से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। विलेयता क्या है? मतलब आपको बस इतना ध्यान देना भाई, विलेयता मतलब कितना अमाउंट विलायक में मैक्सिमम विलेय पदार्थ घुल जा रहा है स्थिर ताप वाली कंडीशन में। इतना ही 3 चीजें याद रखना है आपको। वैसे ही मालूम भाई कि यदि मैं बड़ा सा ग्लास, इतना बड़ा ग्लास लूं और उसमें पूरा शक्कर भरूं,
और इतनी बड़ी ग्लास में पूरा शक्कर भर के इतना सा पानी, इतना कप पानी लूं और इतना कप पानी में उसको घोलूं तो पॉसिबल है क्या? मतलब 1 चम्मच पानी और 1 कप शक्कर घुल पाएगा क्या? नहीं घुलेगा। मतलब यहाँ पर हमको विलेय और विलायक दोनों की मात्रा को भी देखना पड़ता है और उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, विलेय होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि स्थिर ताप वाली कंडीशन पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, है ना, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है और उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशन को बोलते हैं पदार्थ की विलेयता। ठीक है, स्थिर ताप वाली कंडीशन में। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें अपने को समझना है बेटा। अलग अलग सिचुएशंस होता है। सिचुएशन मतलब यदि किसी गैस, अगर विलेय पदार्थ गैस के रूप में है, विलेय पदार्थ यदि जो विलेय है वो गैस रूप में हो, तो उसको इस विलेय पदार्थ को घोलने के लिए या जो गैस है उसको द्रव में घोलने के लिए क्या होगा, है ना। मतलब विलेय पदार्थ गैस है और यदि विलायक लें, विलायक तो ये लिक्विड है, मतलब तरल पदार्थ है। तो हम कंडीशन बता रहे हैं कि यदि किसी गैस को किसी लिक्विड में घोलना है तो क्या सिचुएशन होगा, मतलब इसको प्रभावित कैसे किया जाएगा। जैसे सिंपल से आप दे सकते हो, जैसे कि समुद्री जल या नदी तालाब में बहुत सारे देखे होंगे आप, ऑक्सीजन घुली रहती है, जीव जंतु होते हैं तो उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुला रहता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो जल में घुली हुई होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, विलेय पदार्थ है, और जो पानी है वो क्या है, विलायक है। ठीक है, तो ये सिचुएशन को देखते हुए अपने को देखना है कि कितनी ज्यादा अमाउंट या कितना विलेय पदार्थ जो है विलायक में घुलेगा और उसको विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक इस सिचुएशन में क्या क्या होंगे। मतलब किसी गैस को यदि हमको तरल पदार्थ में घोलना है तो इसकी विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने सिंपली इतना बोला आपको कि यदि कोई गैस को अपने को जल में घोलना है या ऑक्सीजन है उसको पानी में डिसॉल्व करना है तो उसके लिए कौन कौन से कारक जो होंगे वो प्रभावित करेंगे। अभी सिंपली मैंने एक ताप का एग्जांपल दिया, शक्कर को पानी में घोलेंगे तो गर्म पानी ठंडा पानी के एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया कि विलेयता जो होती है वो ताप के द्वारा प्रभावित होती है। तो मतलब ताप को बढ़ाने और घटाने से विलेयता प्रभावित होती है। सेम वही यहाँ पर भी अपने को देखना है कि यदि विलेय पदार्थ गैस था, अगर मैंने शक्कर और पानी का एग्जांपल दिया, चाय में शक्कर मिलाने का एग्जांपल दिया, मतलब मैंने क्या किया, शक्कर मतलब सॉलिड ठोस पदार्थ को मैंने चाय में डिसॉल्व करने का एग्जांपल दिया, मैंने ठोस पदार्थ को यदि तरल उसमें डिसॉल्व करोगे उसका एग्जांपल दिया। बट यहाँ पर मैं गैस बोल रही हूँ, गैस को तरल पदार्थ में घोलना है, मतलब ऑक्सीजन को, जलीय जीव के लिए जो ऑक्सीजन घुली होती है जल में उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए ज्यादा नहीं खींचती हूँ उसको मैं, आई थिंक समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर अपने को देखना है कि किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, समझ में आया। एकदम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और स्पेशली हम पढ़ रहे हैं कि यदि गैस है और विलेय पदार्थ यदि गैस है और गैस को यदि आप क्या करेंगे, द्रव में घोलेंगे तो उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। चलिए, तो यहाँ पर गैस की प्रकृति, मतलब सबसे पहला पॉइंट है गैस की प्रकृति या नेचर। ठीक है, ये देखेंगे सबसे पहला। तो गैस की प्रकृति में क्या देखेंगे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि वह गैस जो शीघ्रता से द्रवित हो जाती है, माने गैस की प्रकृति अलग अलग होती है। द्रवित हो जाना मतलब गैस जो हो उसको हम द्रव में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसी गैस जिनकी प्रकृति या ऐसी गैस जिनको हम द्रव में बदल सकते हैं, जैसे अब आप सोच रहे होंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस अपन जो गैस सिलेंडर में यूज करते हैं वो क्या होता है, लिक्विड भी बोल रहा है, पेट्रोलियम और गैस भी बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वो है एक्चुअली में गैस, एलपीजी एक्चुअली में गैस है, लेकिन उसको जब सिलेंडर के अंदर भरा जाता है तो प्रेशराइज किया जाता है। प्रेशराइज मतलब प्रेशर अप्लाई किया, दाब अप्लाई करके इस गैस को लिक्विड में जब सिलेंडर भरते हैं तो वही गैस किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अधिक प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड आपको बता दिया कि प्रेशर अप्लाई करने से,
तो यहाँ पर जो गैस है, ऐसी कुछ गैसेस होती हैं, ऐसे कुछ गैसेस हैं जिनमें हम दाब आरोपित करते हैं ना बेटा, दाब आरोपित करने पर वो द्रव में बदल सकती हैं। तो उसका एग्जांपल मैंने अभी दिया एलपीजी। ये एलपीजी गैस जो है वो भी एक ही प्रकार की ऐसी ही गैस है, मतलब है तो वो गैस, पर उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर ये बता रहा है गैस की प्रकृति के रूप में हमको ये बताया कि कुछ ऐसी गैस होती हैं जिनमें दाब आरोपित करके उनको जो गैस होती हैं उनको द्रव अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, तो वह गैस जो शीघ्रता से द्रवित हो जाती है, मतलब उनको द्रव के रूप में बदला जा सकता है, वो जो होती हैं ऐसे विलायक से आसानी से क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, मतलब द्रव जो है, देखो ध्यान समझिए, थोड़ा सा टॉपिक है, गैस है, उसको हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब तरल पदार्थ। तो ये तरल पदार्थ जो है तरल में आसानी से घुलेगा, क्योंकि हमारा जो विलायक है वो कैसा है बेटा, विलायक भी द्रव अवस्था में है, क्योंकि हम गैस को द्रव में घोल रहे हैं ना। तो यदि कोई गैस जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है दाब आरोपित करने के बाद, मतलब तरल पदार्थ के रूप में बदल सकता है, तो आपको पता है तरल जो पदार्थ है दूसरे तरल पदार्थ में वो आसानी से घुल जाएगा। तो इसलिए गैस की प्रकृति जो होती है यहाँ पर डिपेंड कर रही है। तो ऐसी गैसेस, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ऐसी गैस या वह गैस जो आसानी से द्रव में बदली जा सकती हैं, या जिनकी अवस्था गैस से द्रव में आसानी से बदला जा सकता है, वो गैस जो होती हैं, वो गैस क्या होती है, द्रव में आसानी से घुलनशील होती है। समझ में आई बात, क्लियर है? ठीक है, तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनको द्रव में बदला जा सकता है, और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनको द्रव में बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अब आपको यहाँ पर समझना है कि ऐसी कौन कौन सी गैस है जिनको अपन द्रव में बदल सकते हैं, जिनकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो ध्रुवीय गैसेस होती हैं। ठीक है, ध्रुवीय गैसेस मतलब, ध्रुवीय मतलब अभी समझाया मैंने, इससे पहले भी कई बार मैंने समझाया ध्रुवीय गैसें। ठीक है, ध्रुवीय गैसें का मतलब क्या होता है, देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो पहला आपको समझना है ध्रुवीय गैसें, और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर देख लेंगे HCl दिया हुआ है ना, HCl भी होता है, अमोनिया भी होता है। ठीक है, और अपन देखेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कुछ गैसेस ऐसी होती है ध्रुवीय, मतलब जैसे कि HCl का एग्जांपल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। HCl में आप क्या देख रहे हैं, H और Cl, मतलब ये धन और ये ऋण। तो ऐसे ही गैस है जिसमें दो जो परमाणु है, एक पूरी तरीके से धनात्मक और एक ऋणात्मक, माना आयनित होने के बाद धन और ऋण में कन्वर्ट जा रहा है। तो ऐसी गैसें जो कि ध्रुवीय प्रवृत्ति की होती हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, उनको प्रेशर अप्लाई करके अपन द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, मतलब ये आसानी से द्रव में घुल जाएंगी। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही अपन देखते हैं अध्रुवीय गैसें। ठीक है, तो ये ध्रुवीय गैसेस का एग्जाम्पल याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा ना बेटा? ठीक है, तो ये ध्रुवीय गैसें का एग्जाम्पल बताया, आपको एग्जाम्पल सहित याद रखना है। तो ध्रुवीय गैसें आसानी से द्रव में बदल सकते हैं, और इसलिए ये गैसें जो होती हैं क्या होती है, द्रव में आसानी से घुलनशील होती हैं। कौन सी गैस है, ध्रुवीय गैसें, एग्जाम्पल मैंने बताया। ठीक है, उसी प्रकार अध्रुवीय उल्टा हो जाएगा, अध्रुवीय गैस जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, उनको आसानी से हम द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते हैं, या उनका द्रवीकरण हम नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण ये गैसें क्या होती हैं, द्रव में आसानी से घुलनशील नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये द्रव में घुल जाएगा आसानी से, राइट का टिक लगाया, मतलब क्या होगा, ये जो है जिन ऐसी गैसें जिनको द्रव में बदल सकते हैं, वो किसी दूसरे लिक्विड में आसानी से घुल सकती हैं। ठीक है, या इनकी विलेयता अधिक होती है। अध्रुवीय गैसें की बात करें तो एग्जांपल देख लेते हैं अध्रुवीय गैसें में, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अध्रुवीय गैसें हैं। और ये अध्रुवीय जो गैसें हैं उनका द्रवीकरण आसानी से नहीं किया जा सकता है, मतलब इनको क्या होता है, ये आसानी से द्रव में नहीं बदली जा सकती, या बोल सकते हैं ये गैसें बहुत हल्की होती हैं,
है ना, लाइट वेट वाली होती है, बहुत हल्की गैसें होती हैं और इनको द्रव में बदलना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी कारण से ये द्रव में आसानी से नहीं घुलती हैं। ये आसानी से द्रव में नहीं घुलेंगी, कारण कि अध्रुवी गैसें हैं और इनको आसानी से द्रवीकृत या द्रव में बदला नहीं जा सकता। प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी नहीं बदला जा सकता है, और इन गैसों को प्रेशर अप्लाई करने के बाद इनको द्रव में बदल सकते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो द्रव अवस्था में आ जाएगी, तो इसलिए ये पानी में या द्रव में आसानी से घुलनशील होती है। और अध्रुवी गैसें जो होती हैं वो हल्की होने के कारण ये क्या होती हैं, आसानी से द्रव में, इनको प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी ये द्रव में परिवर्तित नहीं होती हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती हैं, और इसलिए ये जो जल है उसमें कम घुलनशील होती है। इनकी विलेयता, अध्रुवी गैसों की विलेयता द्रव में कम होती है, ध्रुवी गैसों की विलेयता द्रव में अधिक होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, याद रहेगा आपको? ओके, ठीक है। और वही है, वही उसी कारण देखेंगे कि एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की रक्त में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अध्रुवी गैस है, दिख रहा है ना, मैंने एग्जाम्पल बताया, ऑक्सीजन क्या है, अध्रुवी गैस है, तो उसके कारण आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता का अधिक कारण, है ना, ऑक्सीजन जो है रक्त में घुलनशील है, आपको मालूम है। तो आप बोलोगे मैडम ऑक्सीजन तो मतलब उसको तो, अगर वो ऑक्सीजन यदि जो गैस है वो यदि हमारे ब्लड में नहीं घुलेगी तो हमारे शरीर की कोशिकाओं कैसे मिलेगा ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर आप एक कारण देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त में अधिक विलय होती है, और उसके पीछे कारण क्या है, रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी कारण से गैसों की विलेयता उसके अवशोषण गुणांक के समानुपाती होती है। माने सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुला होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो ऑक्सीजन होता है ना, वो Hb के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और तब वो क्या होता है, ब्लड में घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और मैंने गैस की प्रवृत्ति बताई, प्रकृति बताई, ध्रुवी कैसे और अध्रुवी कैसे। तो टॉपिक को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रही हूँ, हड़बड़ हड़बड़ समझाती तो अभी इसको मैं बहुत जल्दी खत्म कर दी थी, पर ये टॉपिक क्या होता है एक्चुअली समझ में नहीं आता है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद आप इतना अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि आप भूलो मत वो टॉपिक को, और साथ साथ यदि किसी और को समझाने वाला मुद्दा आ जाए कि भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा दो, या बहन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा दो, तो ऐसी स्थिति रहे आपके दिमाग की, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर इतना अधिक रहे कि आप दूसरे बच्चों को या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी आप समझा सको कि ध्रुवी गैसें क्या होती है, अध्रुवी गैसें क्या होती है, और कैसे वो दाब अप्लाई करने से, मतलब प्रेशर बढ़ाने से द्रव में कौन सी गैसें बदल जाएंगी और कौन सी गैसें द्रव में नहीं बदल सकती। तो ये टॉपिक बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है, और बिल्कुल ध्यान से ये टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको बताएंगे। ठीक है, बताना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, आप यदि किसी को एक्सप्लेन करोगे तो आपका वो टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, गैसों की विलेयता उसके अवशोषण गुणांक के समानुपाती होती है। मतलब यहाँ पर एक वर्ड अपन पढ़ रहे हैं, अवशोषण गुणांक। थोड़ा समझ लेते हैं, कभी कभी ये टॉपिक पूछता है, ये कभी कभी ये आ सकता है, अवशोषण गुणांक क्या होता है। सिर्फ ये अवशोषण जो वर्ड है ना बेटा, वो स्पेशली गैसों के लिए यूज किया गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये गैसों का अवशोषण गुणांक है। ठीक है, मतलब गैस जो है वो जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट दिया अवशोषण गुणांक। तो यदि किसी गैस का अवशोषण गुणांक जो होता है वो गैस की विलेयता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स को थोड़ा याद रखेंगे, गैस की जो विलेयता होती है उस गैस के अवशोषण गुणांक के समानुपाती होती है। माने अवशोषण गुणांक का मान यदि ज्यादा होगा तो वो गैस, जिस भी गैस के अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा होगा तो उस गैस की द्रव में विलेयता का मान भी ज्यादा होगा। तो ये टर्म्स बस याद रखिए, समानुपाती है गैस की विलेयता की, इसको याद रखिए। अब थोड़ा समझ लेते हैं अवशोषण, गैस के अवशोषण गुणांक क्या होता है। बस 2 लाइन की परिभाषा देखना है। तो किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन,
ठीक है। अब गैस जो है, गैस जो कि हम विलेय के रूप में ले रहे हैं, तो आपको मालूम है विलेय और विलायक की मात्रा विलेयता को प्रभावित करती है, पता है ना। तो यहाँ पर जो विलेय पदार्थ जो कि गैस है ना बेटा, उसकी कितनी मात्रा बोल रहे हैं, किसी गैस का घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर उसको सीसी भी बोलते हैं, या इसको घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो किसी गैस, देखो मैं अवशोषण गुणांक की परिभाषा बता रही हूँ, ध्यान समझिए। किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन, माने हम गैस की मात्रा की बात कर रहे हैं, है ना। किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो दिए हुए ताप मतलब जो टेम्परेचर फिक्स किया गया होगा, तो उस ताप पर दिए गए ताप, और क्या दिया है, दाब का भी कंडीशन देखना पड़ेगा। तो दिए गए ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एक घन सेंटीमीटर में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, उसे हम बोलते हैं, उस गैस की अवशोषण गुणांक कहेंगे। ठीक है, मतलब एक चीज याद रखना है, चाहे विलेय पदार्थ हो या यहाँ या तो चाहे विलेय पदार्थ हो चाहे विलायक हो, दोनों की जो मात्रा है ना बेटा, वो कितना लोगे, विलेय और विलायक दोनों की मात्रा सीसी, मतलब ये सीसी क्या है, 2 वर्षीय मतलब एक घन सेंटीमीटर, माने एक घन सेंटीमीटर विलेय गैस को या किसी गैस को एक घन सेंटीमीटर विलायक में जब हम घोलेंगे, तो कंडीशन क्या है, संतृप्त विलयन बनना चाहिए। और ताप और दाब की क्या सिचुएशन है, इस यहाँ पर ताप का जो दिया गया वैल्यू होगा वो, और एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब जो है, उस कंडीशन पर ये जो है, जो हमने बताया कि घन सेंटीमीटर जो है, एक घन सेंटीमीटर जो है उसको विलेय को विलायक में घोलना है दिए गए ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर। और जब इसको विलेय करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो विलयन कैसे बनना चाहिए, संतृप्त विलयन बनना चाहिए। तो इस सिचुएशन पर ये जो मैंने बताया, ये क्या है, आपकी अवशोषण गुणांक की परिभाषा है। देखो आपकी बुक में जिस प्रकार की परिभाषा दी हुई है, मैं उसी हिसाब से समझा रही हूँ, क्योंकि ओवरऑल आपको तो बुक की ही परिभाषा पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। तो अगर मैं कोई दूसरा टर्म्स यूज करूंगी, तो आप जो है, जब आप उसको परिभाषा को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन की स्टेज में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको एकदम सरल भाषा में अवशोषण गुणांक, अवशोषण माने सोखना, तो विलायक की कुछ मात्रा होगी तो वो सीसी मिलेंगे, सीसी मतलब घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी जो विलायक है उसका भी घन सेंटीमीटर में उसका आयतन लोगे, मतलब उसका अमाउंट लोगे, और इसी प्रकार विलेय पदार्थ उसका भी सीसी मतलब घन सेंटीमीटर में आयतन लोगे, और दोनों को घोलना है, तो घोलने पर ताप और दाब प्रभावित करता है ना। और कंडीशन ये है कि जब घोलने के बाद, दोनों को घोलने के बाद विलयन कैसा बनना चाहिए, संतृप्त विलयन बनना चाहिए, और दिए गए ताप में आपको घोलना है, और दाब कितना होना चाहिए, एक वायुमंडल दाब होना चाहिए। समझ में आई बात, क्लियर है। और जो अवशोषण गुणांक जो होता है ना बेटा, उसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया, और साथ में ये भी मैंने बताया कि अवशोषण जो गुणांक होता है विलेयता को डायरेक्टली जो होता है समानुपातिक रूप से प्रभावित करता है, माने अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा होगा, जिस भी गैस के अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा होगा, वह गैस जो होगा द्रव में आसानी से घुलनशील होगा, या उतना ज्यादा या उस अनुपात में क्या होगा, घुलनशील होगा। तो ये अवशोषण गुणांक जो होता है एग्जाम में पूछता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे परिभाषा, और ये किस प्रकार अवशोषण गुणांक किसी गैस की विलेयता को प्रभावित करता है वो भी मैंने बता दिया, समानुपातिक रूप से प्रभावित करता है ना। माने अवशोषण गुणांक का मान बढ़ेगा तो उस गैस की द्रव में विलेयता का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और जिस गैस का अवशोषण गुणांक का मान कम होगा, वह गैस द्रव में कम घुलनशील होगी। ठीक है, मतलब उसकी विलेयता कम हो जाएगी। समझ में आई बात। तो अभी मैंने आपको दो चीज समझाई, एक अवशोषण गुणांक और दूसरा गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति में ध्रुवीय और अध्रुवीय गैस का एग्जाम्पल सहित मैंने समझाया आपको कि किस प्रकार वो गैस की विलेयता को प्रभावित करती है। अगर गैस ध्रुवीय होगी, अध्रुवीय होगी, ये ऐसी गैसेस जिनका द्रवीकरण आसान है, और जिसको अपन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जिनका द्रवीकरण आसान है मतलब अध्रुवीय, है ना। तो इस प्रकार से अध्रुवीय गैसेस जो होती हैं वो आसानी से जल में घुल जाती हैं। ठीक है, और
क्लियर है ना सबको? तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवीय गैस क्या होती है, अध्रुवीय गैस क्या होती है, एग्जाम्पल के सहित याद रखना है। और ध्यान रखना है कि ध्रुवीय गैसें आसानी से द्रव में बदल सकती हैं और उसके कारण इनकी विलेयता का मान ज्यादा होता है। ठीक है, वही उल्टा कर दोगे अध्रुवीय केस में, अध्रुवीय गैसें होती हैं, आसानी से इनका द्रवीकरण नहीं हो सकता या नहीं होता है और इसी कारण इनकी द्रव में विलेयता कम होती है। ओके, तो 2 टॉपिक बस मैंने अभी समझाया है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा, बट मैं बहुत ज्यादा बोलने से आपको मे बी कंफ्यूजन की स्टेज में आओ, इसलिए एक क्लास में मात्र मैं 2 टॉपिक समझा रही हूँ। अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं और ये कैसे विलेयता को प्रभावित करता है, एक। और दूसरा मैंने समझाया किसी जो गैस मतलब विलेय पदार्थ के रूप में गैस है ना, तो उसकी प्रकृति। तो ये 2 पॉइंट बिल्कुल आसानी से आप पढ़ के याद करके अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे मैंने समझाया वो सारे एग्जाम्पल्स को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक पूछता है बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप आसानी से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, ताकि क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जब समझाऊंगी तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे गैस जो होता है द्रव की विलेयता को प्रभावित करता है। ठीक है, इसी के कुछ नए पॉइंट्स में अपन देखेंगे। ओके बच्चों, बाय।